मेरी आज की कहानी है एक कविता नाम की लड़की की, जो चंडीगढ़ में रहती थी। चंडीगढ़ में वह अपने परिवार के साथ रहती थी। वे दो भाई बहन थे। उनके माता पिता एक रिच फैमिली के थे। उनके घर में एक नौकरानी काम करने आती थी, जिसने अपने बेटे से जाकर कहा था कि वह उनके सारे परिवार वाले कहीं शादी में जा रहे हैं और आज उनके घर कोई नहीं है। बस एक ही ऐसा इंसान था जिसे यह पता था कि उनके घर में कोई नहीं है और उनके पास बेशुमार पैसे हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उनके घर में चोरी हो गई। चोरी के साथ साथ लड़की घर पर थी। उन्होंने उसे देखा, उसके साथ बलात्कार कर लिया और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन चोरी किसी ने की थी, रेप किसी ने किया और मर्डर किसी ने किया। यह सारी गुत्थी सुलझाई पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने, जिनका नाम था विवेक। चलिए जानते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ किसने क्या क्या किया था और आखिर में उसका मर्डर किसने किया। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। एक दिन जब उनके सारे परिवार वाले किसी शादी में जा रहे थे तो लड़की से बोले, चलो बेटा शादी में चलते हैं। लेकिन लड़की मना कर देती है। वह कहती है, नहीं पिताजी, मुझे नहीं जाना है। कविता की यह बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा चलो ना। वह कहती है, नहीं पिताजी, मेरे पेपर आ रहे हैं और अगर मैं फेल हो गई तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। प्लीज आप लोग जाइए और फिर आप लोग अभी तो आ जाओगे, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती थी। वह घर पर रुक जाती है। घर वाले शादी में पहुंचे ही थे, तभी लड़की अपने घर में आराम से पानी पी रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं। वह उन्हें देखकर दौड़कर अपने रूम में जाती है और अपना फोन लेकर अलमारी में अपने आप को बंद कर लेती है। वह अपने माँ को बहुत फोन करती है, लेकिन माँ फ्रेंड के साथ शादी में इतनी बिजी थी कि उन्हें फोन की रिंगटोन सुनाई ही नहीं दी। दूसरी तरफ अपने भाई को फोन करती है तो भैया अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। वह देखकर भी अनदेखा कर देता है। वह फोन काट देता है। फिर उसकी माँ उसे वापस फोन करती है। उसका फोन बजने लगता है। बजते ही चोर उसके पास पहुंच जाते हैं। लड़की अलमारी में फोन छोड़कर बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। फोन को देखकर वह फिर से उसे तलाशते हैं। वह बेड के नीचे सीधी लेटी हुई थी। उसकी टांग पकड़कर बाहर निकाला और उसका बलात्कार कर लिया। लड़की की माँ वहां पर आई तो उसने देखा तो उसने पहले अपने पति को फोन किया और फिर पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म की और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को वहां पर बुलाया, सारी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि घर में कोई चोर घुसा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। घर से कैश गायब था, ज्वेलरी भी गायब थी और लड़की का मर्डर हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, आप एक पिता हैं, एक बेटी के पिता पर क्या गुजरती है यह मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई लड़ाई, कुछ ऐसी बात हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए। यह बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, मेरी बेटी बहुत फ्रेंडली थी। मेरी बेटी हर किसी के साथ मिलजुल कर चलती थी। मेरी बेटी किसी की आंखों में नहीं रड़कती थी। यह बात कहकर वह रोने लग जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। वहीं पर एक ढाबे वाला रहता था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ढाबे वाला कहता है, साहब जी, मैं तो 10 बजे ही अपनी दुकान बढ़ाकर चला जाता हूँ। मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। हाँ, एक लड़का था, रोहन नाम था उसका, और वो यहाँ पर लगभग यहाँ आता रहता था और वह कविता का
खास फ्रेंड था और वह उसका हाथ पकड़ता था, गले मिलता था। और हाँ, कुछ दिनों से उनकी कुछ अनबन सी चल रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जब कविता अपने घर जा रही थी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिस पर उन दोनों की लड़ाई हुई थी। यह बात इंस्पेक्टर सुनकर कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर कुछ और पता हो या याद आए तो पुलिस थाने जरूर आना। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं। वहीं पर एक पास में एक घर था, जिसके घर से कविता के घर पर अच्छी तरह से निगरानी रखी जा सकती थी। तभी इंस्पेक्टर साहब उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि आपके घर से तो यहाँ से साफ दिखाई देता है, तो क्या आप लोगों ने कुछ देखा है? तभी वे कहती हैं, हमें नहीं पता। वे कहते हैं, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज हमें बताइए। यह बात सुनकर वे कहती हैं कि वह लड़की अच्छी नहीं थी, वह लड़कों के साथ बातें करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। अरे हमें तो पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगी, मार दिया होगा किसी ने, उसके प्रेमी होंगे कोई। यह बात कहकर वह औरत उस लड़की के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने लगी, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या छोटे कपड़े पहनने वाली, लड़कों से बात करने वाली हर लड़की क्या ऐसी ही होती है? आपके लड़की नहीं है, इसीलिए आपको उस लड़की में इतनी कमियां दिखाई दे रही हैं। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें डांटने लगता है, लेकिन डांटने से क्या फायदा, वह औरत समझने वालों में से नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी कार्रवाई जारी रखे, उस लड़की के कॉलेज में पहुंचे। तभी वह पर उसी औरत का लड़का पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ा और कहा कि कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारे साथ कविता की बातचीत हुई थी, तो क्या तुम अपने आप बताओगे या हम अपने तरीके से पूछे? तभी वह लड़का कहता है, प्लीज आप लोग मेरी मम्मी को मत बताना, क्योंकि वह मुझे हमेशा इस बात के लिए लड़ती थी कि मैं कविता से न मिलूं। उससे मिलना जुलना मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता है कि वह कितनी अच्छी है। वह बहुत अच्छी थी, वह हमेशा हर किसी के साथ हंसी खुशी रहती थी, उसका रहन सहन बहुत अच्छा था, वह सभी की रिस्पेक्ट करती थी और वह लड़कों के साथ फ्रेंडली इसलिए रहती थी क्योंकि उसके मन में कोई पाप नहीं चलता था। यह बात कहकर फिर वह कहता है, हाँ मुझे एक व्यक्ति पर शक है, अगर आप लोग रोहन से यह सब कुछ पूछो तो क्या पता आप लोगों को कुछ पता चल जाए, क्योंकि रोहन उससे प्यार करता था और वह उसे जबरदस्ती उसे पाना चाहता था, लेकिन कविता उससे प्यार नहीं करती थी। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसी रोहन के पास जाते हैं। तभी रोहन बताता है कि मैं उसके घर के पास उस दिन गया था, क्योंकि मेरी और कविता की लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण मैं उससे माफी मांगने गया था, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो सकूं, उसकी नजरों में नजरें मिलाकर उससे माफी मांग सकूं, इसीलिए मैं उनके घर के बाहर से ही वापिस आ गया। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस केस को कैसे सोल्व करें। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके अंदर बताया जाता है कि लड़की की सुसाइड ही नहीं बल्कि उसका रेप हुआ है और रेप भी दर्दनाक तरीके से किया गया है। यह बात सुनकर अब वह पुलिस के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब पुलिस इंस्पेक्टर साहब क्या करें और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। न तो वो उनके माता पिता को बताने के लायक थे और ना वह खुद सहन करने के लायक थे, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर साहब की भी एक लड़की थी जो कविता की सी उम्र की थी, उसे भी एक बाप होने का डर था कि अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे और तुझे कोई बताए तो तेरे पे क्या बीतेगी। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके घर वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं होने देता कि उनकी लड़की के साथ एक दर्दनाक रेप हुआ था और उसके बाद उसका मर्डर हुआ था। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब को शक इस बात का था कि आखिरकार रेप करने वाला
इतना शातिर कैसे हो सकता है कि रेप करके लड़की को कपड़े वापस पहना दे और फिर उसका मर्डर करे? यह तो बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसा रेप का केस तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। और यह रेप वाला इतना मतलब रेप करने के बाद इतनी शर्म वाला हो गया कि उसे कपड़े भी पहना फिर गया है। यह बात सोचकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी कार्रवाई कर ही रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। फिर से उन्हें पता चलता है कि राहुल के साथ जो उनका पड़ोसी था वह उसका बहुत खास फ्रेंड था, उसके साथ ही वह रहती थी जिसने रोहन का नाम लेकर अपनी जान छुड़ा ली थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके घर जाता है और कहते हैं कि हाँ बताओ राहुल कि तुमने उस लड़की का रेप क्यों किया? वह कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बोलते हैं अच्छा तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तुमने ही, क्योंकि उसने तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हें हेट मैसेज भेजे, तुमने गुस्सा आया और तुम उसके घर पर गए और तुमने उसका मर्डर कर दिया। वह कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ हम दोनों में लड़ाई हुई थी क्योंकि मैं उससे पसंद करने लगा था और मैं उससे यह कह रहा था कि वह मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता था। लेकिन वह थी जो यह बात पर जिद लगाई हुई थी कि वह मुझे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती और बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है जो मैं इन लड़कों पर विश्वास करती हूँ। मेरी माँ ठीक कहती है कि लड़कों के साथ ज्यादा घुल मिलकर रहना अच्छी बात नहीं है, हर इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए और तुम लोग तो मेरे विश्वास के लायक नहीं हो। ऐसा ही मेरे साथ रोहन ने किया था, आज राहुल तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। अरे मैं तुम लोगों को अपना फ्रेंड मानती थी और तुम लोग हो कि मुझसे प्यार करने लगे हो, जो कि मैं तुम लोगों से नहीं करती हूँ। तो प्लीज तुम अब क्या करोगे क्या नहीं यह बात मैं नहीं जानती हूँ। यह बात कहकर वह उससे झगड़ा करके उसे घर पर आकर हेट मैसेज किए थे। पुलिस के शक के दायरे में वह लड़का आ गया था, लेकिन वह साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी मदर को कहते हैं कि हाँ अब बोलो, तुम उस लड़की के बारे में तो बहुत गंदी गंदी बातें बोल रही थी कि वो ऐसी है वो वैसी है, अब अपने लड़के के बारे में कुछ नहीं कहोगी? क्योंकि लड़कियों पे तो हर इंसान उंगली उठाता है पर इन लड़कों को कोई सजा नहीं देता। क्यों? अगर आप लोग इन्हें भी कुछ कहोगे तो यह अगली बार किसी लड़की के खिलाफ आवाज उठाने की तो दूर की बात, नजरें भी नहीं मिलाएंगे। वह माँ शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। तभी उनके हवलदार बोलते हैं सर आपने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यहीं पर केस सोल्व हो जाता। तभी वे कहते हैं नहीं, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अब हमारे यह सिर्फ और सिर्फ शक के दायरे में है। इसने खून किया भी और या न भी किया हो इसका कुछ नहीं पता। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कुछ तो है जो कि अभी भी हमारे नजरों से बचा हुआ है। तभी दूसरे इंस्पेक्टर साहब आते हैं और कहते हैं सर वहीं पर एक पास के घर में चोरी का मामला सामने आता है, जो कि बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, उनकी कुछ कीमती चीजें जो गायब हैं उन्हें यहाँ पर केस दर्ज करवाया है और यह उसी दिन की वारदात है जिस दिन कविता का मर्डर हुआ था। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं चलो देखते हैं। वहां पर जाने के बाद उनकी इनकम, उनकी ज्वेलरी, उनका लैपटॉप, सीनरी, जो भी मतलब कीमती चीजें थी वह उन्हें ही लेके गए थे, उनकी वह चोरी हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं तुमने कुछ नोटिस किया? वे कहते हैं क्या सर? उन्होंने कहा कि यह चोर छोटी मोटी चीजें चुराते हैं जैसे कि लैपटॉप, ज्वेलरी, पैसे या कुछ घड़ी
या कोई महंगी सीनरी, उसके अलावा वह कुछ नहीं चुराते। वह वही चीज चुराते हैं जो वह आसानी से ले जा सके। इसका मतलब यह जाहिर है कि यह कोई छोटे मोटे चोर हैं और ये 10-15 दिन के बाद फिर से चोरी करते हैं। देखो, जो भी चोरी के केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं वे 15-20 दिन के अंदर अंदर ही होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कविता और इसका 8वां दिन है। 3-4 दिन में वह चोर फिर से चोरी करने बाहर निकलेंगे। यह पता करो कि इस कॉलोनी में ऐसा कौन सा घर है जो कि कहीं बाहर गया हुआ है। उसी के घर पर निगरानी रखो, वह चोर जरूर वहां पर आएगा। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपने हवलदारों को, अपनी टीम को काम पर लगा देता है। टीम एक टकाटक उन पर नजर गड़ाई हुई थी। वह चोर पकड़े जाते हैं, वह फिर से निकल कर आते हैं और पकड़े जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब को पता चलता है कि उन लोगों ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ चोरी की थी। उन लोगों ने उस लड़की का मर्डर नहीं किया। आखिरकार उस लड़की का मर्डर किया तो किया किसने? पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको खूब रिमांड पर लिया, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ था जिसने उसका रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। चोरी का तो केस सुलझ गया, लेकिन रेप का अभी भी केस पेंडिंग में था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जल्दी से मुझे इस केस की फाइल चाहिए। वह फाइल देखते हैं और अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिरकार कौन सी चीज है जो मिसिंग हो रही है। वह उस नौकरानी को पकड़ते हैं जो उनके घर में काम करती थी। जिनके घर में वह काम करती थी उसी घर में चोरी होती थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे बुलाते हैं। पूछताछ करने पर वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अपने काम से काम करती हूँ और मेरे पति मुझे छोड़कर चले गई। मेरा एक लड़का है जो स्कूल जाता है और 3 साल की छोटी लड़की है और मेरा बेटा है जो कि मेरी एक नहीं सुनता। मैं आखिरकार क्यों किसी के घर में चोरी करवाऊंगी, किसी का मर्डर करवाऊंगी? मुझे इन चीजों का शौक नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज आप लोग मुझ पर शक मत कीजिए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब के पास कोई सबूत नहीं था, वह उसे भी जाने देता है। फिर उसके लड़के पर निगाहें रखी जाती है जो कि घर से लापता था। तभी उसे फिर से बुलाया जाता है। वह कहती है कि नहीं पता मेरा बेटा कहाँ चला गया है। कुछ दिन से हमारे बीच लड़ाई हो रही थी जिसके कारण वह रूस कर घर से चला गया है। माँ को पता था कि उसका लड़का कुछ तो गलत कर रहा है। उसके पास महंगे ईयरफोन, महंगे फोन, महंगे कपड़े जो वह देखती थी, लेकिन पूछने पर उसे डांट मारकर वह अपने रूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया करता था। माँ इन चीजों से परेशान थी, लेकिन वह अपने बच्चे को फंसाना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा सुधर जाए, उसके समझ में आ जाए कि यह सब कुछ गलत है। वह पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताती, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे एक दिन धर दबोचते हैं और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाते हैं। मारपीट के दौरान उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने भी उस लड़की का रेप नहीं किया। तभी वह जब उनके बेटे का रिमांड हो रहा था तब नौकरानी आके कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, सब कुछ उस छोटे साहब ने किया है, उस लड़की के भाई ने किया है, क्योंकि उसका और उसकी बहन का तालमेल कुछ ज्यादा नहीं मिलता था। एक दिन तब मैं बिटिया रानी की पार्टी थी तो मालकिन ने कहा था कि जाओ छोटे साहब को ये चाय और समोसे दे दो। मैं उन्हें देने गई थी, तभी वे फोन पर बात कर रहे थे किसी से अपनी बहन को मारने की, कि आज तो तुम लोगों के पास अच्छा खासा मौका है। वह बाहर गई थी पार्टी करने के लिए और साहब को उनके छोटे छोटे कपड़े पहनना भी अच्छा नहीं लगता था। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की कविता के घर जाते हैं और उसके भाई को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं अब सच बताओ, तुमने अपनी बहन को मरवाने की सुपारी क्यों दी थी? यह बात सुनकर उसके पिता
जो कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने लड़के को मारने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें आपस में दूर करते हैं और कहते हैं, प्लीज आप लोग लड़िए मत, हम सारी बात आरामी से भी कर सकते हैं। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें शांत करते हैं और उनसे पूछताछ करने पर वह लड़का कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बस मैं उसे डरवाना चाहता था गुंडों से, ताकि वह जो ये लड़कों से मिलजुलती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस केस में क्या सॉल्यूशन निकलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब फिर से अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं, लड़की की फोन डिटेल निकालते हैं। फोन डिटेल निकालने के बाद फिर उसके पिता की फोन डिटेल निकालते हैं और उन्हें पूछते हैं कि हाँ अब आप बताओ कि तब आप यहाँ से और शादी में जाने का 10 मिनट का रास्ता है और जहां पर आप अपने पेशेंट को देखने गए थे वहां पर 20 मिनट का रास्ता है, तो आपको पूरा 1 घंटा कैसे लग गया? पहले आप यहाँ आए हो, अपनी बेटी की जान ली है, फिर आप पेशेंट के गए हो, फिर यहाँ पर वापस आकर अपनी बेटी के मरने का मातम मना रहे हो। उसके पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को शक के अलावा कुछ नहीं आता, आप लोग हर एक इंसान पर शक करते हो, आप लोगों को और कुछ नहीं आता। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमारा काम ही शक है, हम शक के ही बुनियाद पर इंसानों को गिरफ्तार करते हैं और फिर अपनी पूछताछ से केस को सोल्व करते हैं। यह बात कहकर फिर वह बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं गैरेज में गया था, फिर मैं अपने पेशेंट के घर गया था और उसे इंजेक्शन देकर फिर मैं वापस घर पर आया था, इसीलिए मुझे इतनी देर लग गई। तभी वह कहते, कौन से गैराज में? अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। वह कहता है, ठीक है, क्या पता वह मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, अगर उसने मुझे नहीं पहचाना तो क्या पता एक बेटी का बाप कत्ल करने वाला मुजरिम बन जाएगा। यह बात कहकर फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, दुआ करो कि वह तुम्हें पहचान ले। वहां पर पूछताछ करने पर गैरेज वाला कहता है, हाँ ये उस दिन व्यक्ति आया था और इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, मैंने ही चेंज करके दिया था और उसने एग्जैक्ट टाइम बताया था, उसी टाइम वह वहां पर था। यह बात पुलिस को पता चलने के बाद पुलिस के हाथ फिर से कुछ नहीं लगता। पुलिस इंस्पेक्टर साहब फिर से अपनी कार्रवाई करते हैं। तभी पास में एक ढाबे वाला था जिसकी कॉल रिकॉर्ड चेक की थी, उनके घर पर गए थे, जिसके कारण उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरा पति 2 बजे घर आया था। उस दिन उसका पति घर पर लेट गया था और उसने कहा था कि मैं 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से दुकान बढ़ाकर चला गया था, जबकि 12 से 12:30 बजे तक वह वहीं की रेंज में दिखाई दिया था। फोन रिकॉर्ड से यह सब कुछ पता चल गया था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब इतनी देर क्यों करते? यह सब कुछ पता चलते ही उसे दर्द पहुंचा और उसे जब कस्टडी में लिया और उसके अच्छे से पिटाई की तो उसने कबूल किया कि हाँ मैंने उसका रेप किया था, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, मैं भी उससे बात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, जो कि वह हर लड़कों के साथ करती थी, लेकिन मुझे वह ऐसे ट्रीट करती थी जैसे गली का कुत्ता हो। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने यह डिसीजन लिया, लेकिन मर्डर मैंने उसका नहीं किया, मुझे भी नहीं पता आखिरकार उसका मर्डर कैसे हुआ। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी माँ को गिरफ्तार करते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार आपने अपनी ही बेटी को क्यों मारा? एक माँ पर कोई शक नहीं करेगा, आपने इसका बखूबी फायदा उठाया है। तभी उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी अगर जीती तो उसके जीने का कोई मकसद नहीं था, वह जीते हुए भी मरी हुई रहती, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को आकर कपड़े पहनाए और उसे जान से मार दिया। मैंने जो भी अपने परिवार के लिए अच्छा लगा मैंने वह कर दिया, क्योंकि उसका रेप इतनी बेरहमी से हुआ था कि मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने अपनी बेटी को जान ले ली और उसकी
आत्मा को मुक्ति दे दी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी बहादुर थी कि इन सब का डट कर सामना करती। अगर आप उनका साथ देते, आपको किसने हक दिया है कि आप उनकी जान लो? आपने ऐसा कुछ जो भी किया यह गलत किया। हम मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन उसे जीने का पूरा हक था। अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाए तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मौत ही रास्ता है। हमारे पास और भी कई रास्ते होते हैं। क्या किसी और की वजह से हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दें? यह गलत है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब सारे सबूत इकट्ठा करके उस चाय वाले को फांसी दिलवाते हैं और उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाते हैं। हाँ, माँ को भी सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को जान से मारा था। माँ को 5 साल जेल हुई और फिर वह बाहर आकर अपने दुख में अब तक जी रही है। उसे अब तक भी इस बात का दुख है कि उसने अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया, जो उसने नहीं करना चाहिए था। आप लोग कमेंट में लिखकर यह जरूर बताना कि उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो क्या सही था। एक माँ ने अगर किसी लड़की का बलात्कार हो जाए तो उसे अपनी बेटी को मार देना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार जरूर करूंगी। आप लोग मुझे जरूर बताना।